हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ परसेंटेज का वन ऑफ द लास्ट वीडियो नंबर 5। अभी तक के वीडियोस में मैंने टाइप 10 तक कराए हैं और आज के टाइप नंबर 11 में मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ले रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना परसेंटेज पर वीडियो। 49 नंबर क्वेश्चन है। कहता है रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए, मैंने आपको जब एवरेज कराया था उसमें एलिगेशन मेथड का यूज़ बताया था कि कैसे एलिगेशन मेथड यूज़ होता है। जब दो चीज़ें मिलके फाइनल रिजल्ट देती हैं वहाँ पे हम एलिगेशन लगा दिया करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे एक्सपेंसेस और सेविंग मिलकर हमें रिजल्ट देती हैं इनकम का, तो वही क्वेश्चन है कि हम इसमें एलिगेशन पुट कर सकते हैं। अब देखिए, एक तरफ हम एक्सपेंस लिख देंगे, एक तरफ हम सेविंग लिख देंगे और यहाँ पे एक्सपेंस कितना कर रहा है 40%, यानी कि 40% का मतलब 4 और 1 रेशो में वो सेविंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 80% का मतलब क्या है, 80% का मतलब होता है 4/5। ठीक है, यानी कि 4 वो खर्च कर रहा है 5 में से, तो 1 वो सेव कर रहा है। अब ये कहता है उसकी आय में 25%। देखिए, जब दो चीज़ें मिलती हैं तो फाइनल रिजल्ट बनाती है जिसे हम बीच में रखते हैं एलिगेशन में। तो 25% वृद्धि है और व्यय में 10% की वृद्धि, एक्सपेंस है 10% की वृद्धि है। अगर ये कमी कर रहा होता तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लेती। तो वृद्धि कर रहा है और कहता है कि बचत मुझे नहीं पता है कि कितनी आएगी। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये आता है 15, यानी कि इसका कितना गुना हो गया 15। तो इधर भी मुझे कितना गुना करना पड़ेगा 15, तो 15 चौक 60 होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच में लगाते हैं हम फाइनल रिजल्ट, ये एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में 25 - 10 हुआ होगा तो 15 आया होगा। सेकंड स्टेप में ये x माइनस में 25 हुआ होगा और यहाँ पर आएगा आपका 60। ठीक है, एक और जो बीच के ये पार्ट होता है ये एक से बड़ा और एक से छोटा हुआ करता है। तो एक में से ये यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट का बता दिया और यहाँ पे मैंने ये किसी में से सब्ट्रैक्ट होगा उसका बता दिया। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 25 उधर जाके ऐड हो जाएगा यानी कि 85। आपका आंसर आ गया 85। और गाइज, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर ये बड़ा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करके सीधा लिख देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ बढ़ी रही होगी तो एडिशन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, वरना आप इस स्टेप को भी कर सकते हैं। आप मेरा एवरेज का वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको मैंने एलिगेशन मेथड पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कहता है दो मज़दूर हैं ए और बी। इनकी पर डे जो कुल इनको भुगतान किया जाता है, यानी इनको पर डे की जो पेमेंट मिलती है वो कुल मिलती है 650, यानी 650 इन्हें कुल पेमेंट मिलती है पर डे की। कहता है यदि ए को होने वाला भुगतान, यानी जो ए को पेमेंट की जाती है वो बी को होने वाले भुगतान का 160% है, तो बी का भुगतान रुपयों में कितना है। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं आपको इसका रेशो किस तरह से क्रिएट करेंगे वो बताती हूँ। ये कहता है ए को मिलने वाला भुगतान बी को मिलने वाले भुगतान का 160% है। ठीक है, इसे हम काट देंगे तो 1 0 से 1 0 वैसे चले गए और 8 और 5 से आ गया। हमेशा जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो वेरिएबल आप एक तरफ ले जाइए और नंबर्स को एक तरफ रहने दीजिए। ये अब इसकी वैल्यू है और ये अब इसकी वैल्यू है, यानी मैं कह सकती हूँ ए बी का रेशो, ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 5 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको कितनी सैलरी मिल रही है पर डे की 650 650 और हमारे अकॉर्डिंग 13।
मैं इसे काट दूंगी तो 13 पंजे 65 यानी 50 आ गया। इसने पूछा बी को कितना भुगतान, तो मैं इसे किससे गुना करूंगी, बी से करूंगी। सॉरी बी तो इधर है, बी मैं इसे बी से, अगर इसने ए से पूछा होता तो हम ए की वैल्यू भी अब निकाल ही देते हैं, जब हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया है। तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू 250 है। 250 इज़ योर आंसर, क्योंकि इसने हमसे बी की पूछी है। अगर ए की पूछी होती तो हम ए की भी बता सकते थे। इसकी मल्टीप्लाई हम जिससे भी करेंगे वो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय कितनी है। वेरी सिंपल, देखिए 15% की वैल्यू 75 है, 15% की वैल्यू 75 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 75/15। ठीक है, ठीक है, ये इससे 5 में कट जाएगा। अब इसने कुल आय पूछी है, कुल आय तो 100% होती है, तो जब मैं इसको 100 मल्टीप्लाई करूँगी 100% निकालने के लिए, तो इधर भी मैं 100 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, यानी आपका आ गया 500, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, जो हमसे कहता है राम बाबू ने अपनी आय का 3% दान दे दिया, शेष का 12% बैंक में जमा करा दिया। अब उसके पास 12,804 रुपये हैं, तो उसकी इनकम कितनी थी। देखिए फर्स्टली मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है टोटल और रिमेनिंग का। जब भी वो कहता है इतने रुपए बचे, तो आपको टोटल और रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट लगा देना है। अब 3% वो दान में दे रहा है, यानी अब 3% तो कटेगा नहीं 3/100 से, तो मैं यानी कि 3 रुपये 100 में से 3 रुपये दान दे रहा है, यानी 97 बचा रहा है। ठीक है, अब वो 12% बैंक में जमा करा दे रहा है, तो वो बैंक में गए हैं तो उसके पास तो रहे नहीं, यानी 12% का मतलब क्या हो गया 3/25। तो 25 में से 3 रुपये उसने बैंक में जमा करा दिए, बचे कितने 22 रुपये। ठीक है, बचे कितने 22 रुपये। देखिए 12% जब भी परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, 4 तियाँ 12 25, तो 25 में से 3 रुपये उसने बैंक में जमा कराए हैं, बचे कितने 22 रुपये। ठीक है, अब तो हमारे पास, अब देखिए इधर कितना आ गया 2500। इधर का मल्टीप्लाई अगर इजी है तो ही लिखें, वरना आप ना लिखें। अब इसने कहे कि उसके पास इतने रुपए बचे, तो क्वेश्चन के हिसाब से और हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास 12,804 रुपये बचे थे और हमारे हिसाब से 97 × 22 बचे थे। जब हम इसे काट देंगे तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 97 × 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी 12,804 रुपये आए हैं। ठीक है, तो हमें इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 15,000 रुपये, योर आंसर। ठीक है, डिजिबिलिटी रूल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, कैसे आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये संख्या 11 से कटेगी, तो आप डिजिबिलिटी रूल आपको हमेशा काटने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मैं डिजिबिलिटी रूल की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, पहले हम रेशो क्रिएट करते हैं, तुलसी राम और कश्यप। ठीक है, तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि अगर इसका 5 है तो इसका 6 होगा, क्योंकि तुलसी राम के पास अधिक है। अब कहते हैं यदि तुलसी राम के पास 720 रुपये, यदि तुलसी राम 720 रुपये बचाता है, उसकी सेविंग कितनी है 720 है, तो उसके वेतन का, जो कि उसके वेतन का 4% है, यानी ये जो 720 है उसकी सैलरी का 4% है, तो कश्यप के वेतन हमें बताना है। देखिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तुलसी की इनकम की, तो तुलसी राम की
इनकम की। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि 4% की वैल्यू 720 है। ठीक है, 4% की वैल्यू 720 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 720/4। जब हम इसे काट देंगे ये आ जाएगा 180। ठीक है, अब 100% की वैल्यू, वही इधर 100 मल्टीप्लाई है तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 18,000। ठीक है, 18,000 किसकी सैलरी है? तुलसी राम की। 18,000 तुलसी राम की सैलरी है। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई है? 3,000 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसने हमसे किसकी पूछी है? कश्यप की पूछी है। तो अब हम इसे भी क्या करेंगे? 3,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 15,000 यानी 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, इसने कहा है कि वो इतने रुपए बचाता है, 720 बचाता है, जो उसकी सैलरी का 4% है। 4% की वैल्यू मिल गई तो 100 की हमने निकाल ली। अब ये जो सैलरी है रेशो में, ये जो इसकी 100% की वैल्यू आई है वो इससे कितना मल्टीप्लाई है? 3,000 मल्टीप्लाई है, तो इधर भी हमने 3,000 मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोहा, रेत और शीशे का एक मिश्रण है जिसमें 20% लोहा है, 38% शीशा है और शेष आपका रेत है। 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितना है? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम कि 400 ग्राम में रेत कितना है। फर्स्टली लोहा यानी आयरन, रेत मतलब सैंड और शीशा मतलब लेड। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास 20% तो लोहा है, यानी ये कितना है? 20% है। ठीक है, शीशा लेड कितना है हमारे पास? 38%। तो हर चीज़ तो 100% होती है। जब आप इन दोनों का एडिशन 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 42%। अब इसने हमसे यही तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 400, और जब हम इस रेशो को, क्योंकि हमने 100 ही लिया है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 100 है। कितना आ गया? 4 आ गया। अब कहते हैं रेत, रेत क्या है हमारा? सैंड, यानी कि 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 और 6 16, यानी 168 ग्राम योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में कितना लेंथी लग रहा है ना, लेकिन अभी हम इसे सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट को मैं समझाऊंगी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% खर्च कर देता है। यदि वह प्रति माह 20 रुपये की बचत करता है तो पिता की मासिक आय कितनी है? देखिए समझते हैं हम। यहाँ पे एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, वो उनमें से वो अपने बच्चों को अपनी सैलरी का 1% दे रहा है, और जो दोनों पुत्रों को उनकी पॉकेट मनी मिली है उस पॉकेट मनी का 80% तो एल्डर ब्रदर को मिला है। ठीक है, और वो अपने जो उसे अपनी सैलरी मिली है, अब उसके लिए तो वो 100% ही है, वो अपने उस सैलरी का जो उसकी पॉकेट मनी है उसका क्या कर रहा है? 80% खर्च कर दे रहा है, यानी 20% ही बचा रहा है, जो 20 रुपये की वैल्यू है। देखिए टोटल और रिमेनिंग, यहाँ पे सिर्फ बड़े लड़के का ही जिक्र है। ठीक है, तो उसी का हम डाटा फॉलो करेंगे। फर्स्टली 100% सैलरी होती है और 1% इनको मिल रही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि दोनों पुत्रों को मिलने वाले धन का 80% तो बड़े वाले को मिला है, यानी 5 में से 4 किसे मिला है? यहाँ पर जो है वो बड़ा भाई है जिसका डाटा हमें गिवन है। ठीक है, रिमेनिंग में बड़े भाई का डाटा चलेगा क्योंकि उसी की हमें वैल्यू दी है 20। तो वो
जो दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े को मिला, यानी 80% मिल गया। अब देखिए, अब जो भी हमारे पॉकेट में होता है वो हमारे लिए 100% होता है, तो वो अपने उस 100% जब भी हम शेष को लेते हैं तो हम हमेशा उसे 100% की फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 80% यानी उसे हम 100% मान रहे हैं, उसका वो 80% मतलब 5 में से 4 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, एक ही तो बचा रहा होगा। यहाँ पे ये जो 4 है उसे मिला है, और यहाँ पे जो है वो एक खर्च कर रहा है, ये उसका खर्च, यहाँ पे जो है ये उसकी सेविंग है, ठीक है। और जो उसने 20 रुपये के बराबर दी है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ अगर कटता है तो हम काट देंगे, काट तो सकते हैं लेकिन 00 वाला डाटा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम सीधा इसे 2500 यानी 2500 बोल देंगे और इसे 4 बोल देंगे। ये इसकी वैल्यू 20 रुपीज़ है, यानी कितना गुना है, 5 गुना है, तो अब हम इसे भी 5 गुना कर देंगे, यानी 25 पंजे 125 और ये 00, यानी कि उसके पापा की सैलरी 12,500 रुपये है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है एक करदाता यानी टैक्स पे करने वाले इंसान, एक टैक्स पे करने वाला इंसान अपनी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपए पर आयकर उन्हें छूट देता है, यानी डिस्काउंट देता है। कहता है कि आपकी अगर 1 ही लाख अर्निंग है तो आपको ईयरली में कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहता है किंतु शेष आय पर, यानी जो उससे ऊपर की आय है उस पर 20% आपको टैक्स पे करना होगा। यदि उसने 3,160 रुपये टैक्स पे किया है तो उसकी सैलरी मंथली कितनी है, चलिए सीखते हैं। देखिए, अब 1 लाख पे तो उसने टैक्स दिया नहीं है, ठीक है, 20% उसने, किंतु शेष आय पर 20% उसने टैक्स दिया है, 20%, ठीक है। यानी मैं कह सकती हूँ कि 20% की वैल्यू कितनी है, 3,160 है, तो 1% की कितनी होगी, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी 100% निकाल लेंगे हम, इसका 100%, 100 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई करूँगी तो 00 ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया उसकी 100%, लेकिन ये 100% कब है, जब वो 1 लाख की सैलरी कमा चुका, ठीक है, 1 लाख की सैलरी वो कमा चुका है, तब जाके ये आपकी क्या बन रही है, आगे की सैलरी बन रही है। ये 100% जो है वो उस 1 लाख को छोड़ कर है, तो हम इसमें 1 लाख रुपए ऐड करेंगे, ठीक है, 1 लाख ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी ईयरली हो गई है सैलरी, ये इसकी ईयरली है, लेकिन इसने तो हमसे मंथली पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें तो मंथली पूछी है इसने। लेकिन देखिए, हमें ऑप्शन में भी ये ईयरली वाला दिया हुआ है, तो हम एग्ज़ाम में क्या करते हैं, वैसे भी प्रेशर में होते हैं कि हाँ हमारा एग्ज़ाम है, टाइम को हमें बीट करना है, तो उसमें हम सीधा देखते हैं और आंसर को मार देते हैं। लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है और तभी टिक मारिए, ठीक है। अब हम इसे जब काटेंगे तो आ जाएगा 9,650, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 9,650 उसकी क्या है, मंथली सैलरी है, जो हमसे पूछी हुई है, ईयरली वाली नहीं पूछी हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है एक मशीन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपए है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसकी क्या कॉस्ट रहेगी। देखिए, कहता है 2 लाख
देखिए 10% के दर से रेट से डिक्रीज़ हो रहा है आपका रेट, ठीक है। वैसे भी मशीन वगैरह जो होती हैं उनकी वैल्यूज़ घटती जाती है टाइम टू टाइम, उनके यूज़ हो, जितना टाइम वो हो चुका उन्हें यूज़ हुए या जितना टाइम उन्हें परचेज़ किए हो चुका, टाइम टू टाइम उनका रेट घटता है, कम हो जाता है। तो कहता है एक मशीन थी जिसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 2 लाख था, अब जो है 10% रेट से वो डिक्रीज़ हो रहा है और 3 साल बाद यानी आफ्टर 3 ईयर उसका मूल्य यानी उसका रेट क्या रह जाएगा। चलिए करते हैं हम इसमें ओल्ड और न्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब जो नया प्राइस होगा वो घट के कौन सा हो जाएगा। 10% 3 साल यानी 10 का 9, 10 का 9, 10 का 9। देखिए 1000 तो इसका ओल्ड प्राइस आ गया और 729 इसका अब का प्राइस आ चुका है। तो देखिए अब 2 लाख रुपए दे रखा है इसकी हमें कीमत, कितना गुना है 200 गुना कर रखा है, तो अब हम इसे भी 200 गुना कर देंगे। तो 00 तो हम वैसे ही लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 1,45,800 आपका क्या आ गया, ये न्यू प्राइस आ गया 3 साल बाद उसकी जो कॉस्ट गिरकर हो चुकी है 1,45,800। दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या 10% से वृद्धि हो रही है। 2004 के शुरू में तालाब की जो संख्या थी तालाब में जो मेंढकों की संख्या थी वो थी 2,14,000, ठीक है। अब 2006 के अंत में तालाब की मेंढकों की संख्या कितनी होगी तालाब में। देखिए कहना चाहता है कि एक तालाब है जिसमें 10% के रेट से जो मेंढक है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हमें जो साल दिया है इसने 2004 स्टार्टिंग से दिया है और 2006 की एंडिंग पिक बोल रहा है। यानी अगर हम देखें 2004 पूरा काउंट होगा, 2005 पूरा काउंट होगा और 2006 भी पूरा काउंट होगा। बच्चे क्या करते हैं कि 4 और 6 देख लेते हैं, 2 साल का डिफरेंस है तो 2 साल पे काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसने मेंशन किया है शुरू और लास्ट, यानी अब हमारे लिए 3 साल का केस है। अब हम इसको भी ओल्ड और न्यू कर लेते हैं। कहता है 10% से इंक्रीज हो रहा है, 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11, ठीक है। ये हो गया 1000, ये हो गया 11 का क्यूब, ठीक है। 1331, 1331। आगे बढ़ते हैं। इसने जो हमें दिया है वो पुराना डाटा दिया है। देखिए पुराना डाटा जो दिया है हमें हमारे लिए ये है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा ऊपर ही जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गई, यानी कि 214 मल्टीप्लाई करना है मुझे किस में, 1331 में 214 मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट्स योर आंसर, ठीक है। बस आपको इस क्वेश्चन में यही देखना था कि 2 साल का गैप नहीं, ये 3 साल का, यानी ये जो टेबल क्रिएट होगी ये 3 साल पर क्रिएट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है एक परीक्षा में 150 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है। मिनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों के आंसर जो है राइट दिए हैं। जो टोटल ओवरऑल आपको रिजल्ट लेना है वो 60% लेना है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको कितना परसेंट वो सही आंसर दे, ठीक है। अब देखिए फर्स्टली तो ये जो हमें ये कह रहा है कि 150 क्वेश्चंस हैं और इसका 60% की अगर मैं बात करूँ तो 3/5 की बात करूँगी।
जब इससे मैं काटूंगी तो 30 आ जाएगा, यानी 90 तो उसे मार्क्स लेने हैं, 90 मार्क्स उसे लेने हैं, लेकिन उसने 75 क्वेश्चन का 80%, 80% मतलब 4/5, ठीक है। 5 × 5, 5 × 5 25, 15 चौक 60, 60 नंबर तो उसने मार्क्स ले लिए, ठीक है। 60 मार्क्स ले लिए। अब भाई उसे 90 लेने थे, 60 ले लिए, तो बचे कितने, 30 बचे। और क्वेश्चंस कितने, 75 इधर तो यूज़ हो चुके हैं, तो 75 ही क्वेश्चंस बचे। अब इसका कितना परसेंट, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से ये गया 10 में, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 40%। बाकी के जो 75 थे उसका 40% वो आंसर सही देने होंगे, तभी वो 90 का स्कोर अचीव कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने पास प्रतिशत से 10% अंक कम प्राप्त किए हैं। बी ने ए से 11 से ही 1/9 अंक कम प्राप्त किए हैं, जबकि सी ने ए प्लस बी के कुल अंकों से 41 से ही 3/17 कम अंक प्राप्त किए हैं, प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए हैं। तो सी पास हुआ है या फेल, ये हमें बताना है। देखिए अब हम करते हैं इसका रेशो क्रिएट, ABC, ठीक है। अब पहली बात, 40% जो था वो पासिंग परसेंट था, पास होने के लिए 40% चाहिए था। कहते हैं कि 4% जो चाहिए था उसका 10% इसने कम लिया है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम पीछे से एक जीरो को हाइड कर देते हैं तो उसके 10% की वैल्यू आ जाती है, यानी कि 4 मार्क्स कम इसमें से। तो 40 में से जब मैं 4 लेस करूँगी तो 36 आ जाएगा, यानी 36% इसने लिए हैं। अब ये कहता है बी ने ए से 11 से ही 1/9, इसकी फ्रैक्शन जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 1/9, यानी इसने 36 से 1/9 कम लिए हैं। यानी अब मैं क्या करूँगी, ये 4 आ गया, जब 36 से लेस कर दूँगी तो आ जाएगा 32। तो बी ने कितने लिए हैं, 32% लिए हैं। अब आ जाते हैं सी पर। सी के लिए कहता है कि सी ने ए प्लस बी के कुल अंकों से, तो ए प्लस बी के कुल अंक कितने हो गए, 68। जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे 41 से ही 3/17, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/17, ठीक है। 7/17 आ जाएगी, 17 चौक 68, यानी 28 कम करना है किससे, ए और बी से, कितना आ जाएगा 40। अब इसने कितना लिया, 40% लिया, यानी ये तो पास हो गया। इसने यही तो हमसे पूछा है कि वो पास हुआ या फेल, ये तो पास है क्योंकि इसके मार्क्स कितने हैं, 40% हैं, ठीक है। आपको मैंने फ्रैक्शन सॉल्व करनी अपने फर्स्ट वीडियो में सिखाई है, आप उसे ज़रूर देखिए, तब जाके ही ये आप समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आपको समझने में बहुत ही दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज के वीडियो का और परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं किसी गांव में 2/3 2/3 मेल हैं, शेष फीमेल हैं, यानी रिमेनिंग जो है वो फीमेल हैं। इसमें से 70% मेल हैं, 60% फीमेल साक्षर हैं, यानी मेल जो हैं, जो हमारे ये 2/3 थे उसका 70%, और जो महिलाएं थी, जो फीमेल थी 1/3, उसका 60% साक्षर है, यानी एजुकेटेड हैं, ठीक है। अब कहते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं मेल वाले उसका 30%, और जो महिलाएं हैं उसका 20% ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उसका 20% ग्रेजुएट हैं। अब ये कहते हैं जो पुरुषों का 20% तथा स्त्रियों का जो ग्रेजुएट हैं उनका, महिलाओं का यानी फीमेल्स का 15%, यानी जो मेल हैं ग्रेजुएट हैं उनका 20, और जो ग्रेजुएट हैं फीमेल हैं उनका 15%
जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना बताइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फीमेल है और मेल है, उनका इतना परसेंट, फिर उसका उतना परसेंट, यानी कि रिमेनिंग की बात चलती जा रही है कि इतने परसेंट ग्रेजुएट हैं, इतने परसेंट आपके एजुकेटेड हैं, इतने परसेंट जॉब करते हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दो टेबल्स क्रिएट होंगी, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। अगर मैं बात करूँ टोटल, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रिमेनिंग, लेकिन मेल के लिए, और यहाँ पे भी मैं टोटल और रिमेनिंग की बात कर रही हूँ लेकिन फीमेल के लिए। ठीक है, दोनों का मैं टोटल से ही कम। अब देखिए 2/3, यहाँ पे इसने बोला है 2/3 पुरुष हैं, यानी कि 3 में से 2 मेल हैं, और इसी स्टेप में कहता है, अब देखिए 2/3, 2 में से 3 में से जब 2 मेल हैं तो 3 में से 1 फीमेल होगी, 3 में से 1 फीमेल होगी। अब फिर कहता है 70% पुरुष और 60% महिलाएं जो हैं वो एजुकेटेड हैं। 70% मेल, 70% का मतलब 10 में से 7 मेल क्या हैं, एजुकेटेड हैं, और यहाँ पे 60% का मतलब 5 में से 3 क्या हैं, फीमेल एजुकेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है पुरुषों का 30%, पुरुषों का 30% जो साक्षर हैं यानी एजुकेटेड हैं, और महिलाओं का 20% ग्रेजुएट हैं। 30% यानी 10 में से 3 क्या है, ग्रेजुएट हैं, और 20% मतलब 5 में से 1 क्या है, फीमेल ग्रेजुएट हैं। अब ये कहते हैं जो ग्रेजुएट हैं वो मेल में 20% जॉब करते हैं, 20% मतलब 5 में से 1 जॉब कर रहा है, और 15% का मतलब 3/20 यानी 20 में से ओनली 3 फीमेल्स जॉब कर रही हैं। ठीक है, पॉपुलेशन टोटल इधर है और मेल और फीमेल का रिमेनिंग पार्ट इधर है, यानी अब देखिए 3 से तो ये 3 चला गया, इस 3 से ये 3 चला गया। मेरे को क्या करना है, पॉपुलेशन को दोनों में सेम रखना है, तो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे क्या आ गया 500, यहाँ पे भी क्या आ गया 500। अगर मैं यहाँ पे 2 से इस 10 को काट दूँ तो ये कम हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, टोटल जनसंख्या को इक्वल रखना है, तो इक्वल रख लिया मैंने। अब ये क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 14, इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो 3। इसका क्वेश्चन है कि टोटल जॉब वर्किंग पर्सन कितने हैं, तो देखिए मेल में 500 में से 14 जॉब करते हैं और फीमेल में ओनली 3 जॉब करती हैं, यानी कि 500 की जनसंख्या है। जॉब मैं 14 प्लस में 3 करूँगी और इनटू में परसेंट निकालना है तो 100 कर दूँगी। ये कितना हो गया 17/500 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कुछ कट गई। अब इसे मैं काटूंगी तो 5 3 15 और 5 चौक 20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका